हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है खिलजी डायनेस्टी। दोस्तों, खिलजी डायनेस्टी एक ऐसा डायनेस्टी था जो काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी था। इसमें एक बहुत ही मेन रूलर रहे हैं जिनकी वजह से ये डायनेस्टी बहुत पावरफुल रहा है। दोस्तों, हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक रहा। इसमें सबसे पहले वो रूलर जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की थी वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ 6 साल तक रूल किया था, 1290 से लेकर 1296 तक। जलालुद्दीन खिलजी जो कि अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे, एक ट्राइब के हेड थे और उन्होंने बलबन के शासन में काफ़ी सालों तक रूल किया। 1290 में जब वो 70 साल के थे तो उनको दिल्ली का तख्त मिला और उन्होंने कई सारी जंगें लड़ी और बहुत खून खराबे किए। वो एक पवित्र मुस्लिम माने जाते थे और उनकी एक इच्छा थी कि वो लड़ते लड़ते ईश्वर के रास्ते में चलते जाएं और उन्होंने अपने जितने भी इस्लामिक लॉज और रेगुलेशंस थे उसको पूरी तरीके से लागू करने की कोशिश की। कंट्री के हर एक पार्ट्स में, हर एक हिस्से में उन्होंने लागू करने की कोशिश की। उन्होंने सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने की कोशिश की। चज्जू जो कि एक राज्य था जो बार बार रिवोल्ट करता था जलालुद्दीन खिलजी के ख़िलाफ़, उसको दबाने की बहुत कोशिश की। लूटपाट जो बिज़नेस होता था, जो सामान में लूटपाट होती थी, उस पर कंट्रोल किया उन्होंने। एक सिद्दी मौला नाम के मुस्लिम प्रीस्ट थे जो कि वो हमेशा जलालुद्दीन खिलजी के राज्य में रिवोल्ट करते रहते थे। उन्होंने सिद्दी मौला को भी मारा। उन्होंने जो मंगोलीज थे जो बार बार आके, जो बहुत ही ख़तरनाक माने जाते थे, बहुत ख़तरनाक योद्धा होते थे वो, जो हमारे देश में आक्रमण करते थे और हर बार करने की कोशिश की है उन्होंने। अगर वो राज करते तो न जाने कितनी मौतें होती यहाँ पे। उन्होंने उन मंगोल्स को भी पहले इंडिया में सेटल करवाया, फिर उनको इस्लाम कबूल करवाया और उनको नया मुस्लिम बनाया। उन्होंने एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश की। जो दिल्ली में जितने सरदार थे, छोटे छोटे सरदार थे, उनके साथ भी उन्होंने एक अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहते थे कि बार बार किसी भी तरह का रिवोल्ट ना हो। लेकिन एक घटना घटी 1296 एडी में। उनके अपने ही दामाद ने, अलाउद्दीन खिलजी, जिनको कारा का गवर्नर बनाया गया था, जो कि गंगा के रीजन के इलाके की जगह थी, वहाँ पे उनको गवर्नर बनाया था जलालुद्दीन ने। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का कत्ल कर दिया 1296 में और फिर अलाउद्दीन खिलजी का राज आया। अब हम चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी की तरफ, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया। कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ उन्होंने जीती है। तो चलिए हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक रूल किया। अलाउद्दीन पहले कारा के गवर्नर बनाए गए थे। जलालुद्दीन ने उनको कारा का गवर्नर इसलिए बनाया था क्योंकि वहाँ पे जो अटैक्स होते थे, जो बिज़नेस पे नुकसान होता था, उससे बचाने के लिए उन्होंने उनको कारा का गवर्नर बनाया ताकि अलाउद्दीन वहाँ पे जाएं, क्योंकि अलाउद्दीन एक बहुत ही बेहतरीन कमांडर थे, योद्धा थे और उनके पास जो वार स्ट्रेटजी होती थी वो बहुत कमाल की होती थी। इसलिए उनको कारा में भेजा गया, वहाँ का उन्होंने गवर्नर बनाया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना काम बखूबी निभाया। 1292 में उन्होंने एक चंदेरी से लेकर भिलसा तक एक फ़ौज चलाई, जिसमें उन्होंने अपने ही जलालुद्दीन का कत्ल किया। ये बात है 1296 की। अपनी फ़ौज के साथ जाते हुए
उन्होंने रास्ते में, जबकि वो जलालुद्दीन के साथ थे, रास्ते में ही जलालुद्दीन को पकड़ा और वहाँ पे उनका कत्ल कर दिया। 1299 में अलाउद्दीन ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि वो गुजरात में जाके चढ़ाई करे। 1301 में उन्होंने अपने फोर्सेस को, अपनी आर्मी को ऑर्डर किया कि रणथंभौर जाके वहाँ भी हमला करे। 1302 और 1303 में उन्होंने 2 जंगें लड़ी, वरंगल के ख़िलाफ़ और चित्तौड़ के ख़िलाफ़। उसके बाद उन्होंने सिवाना, जो कि मारवाड़ और जलोढ़ का सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, वो भी जीता। उसके बाद उन्होंने मालवा पे भी कब्ज़ा किया, उज्जैन पे भी कब्ज़ा किया, धर को भी जीता और चंदेरी को भी जीता। और इसके बाद 1306 से लेकर 7 तक उन्होंने 2 ऑपरेशंस चलाए, एक रायकरण के ख़िलाफ़ और एक रामाचंद्र, जो कि देवगिरी में थे, उनके ख़िलाफ़। 1308 से लेकर 1311 तक उनके जो स्लेव थे, जिनका नाम था मलिक काफूर, उन्होंने कई कैंपेन काकातियाज़, होयसालास और पांड्यास के ख़िलाफ़ कई सारे कैंपेन चलाए और जिसमें उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी। ये तो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के अचीवमेंट्स, आर्मी अचीवमेंट्स की। जब वो राजा बने तो उन्होंने कहाँ कहाँ पे कब्ज़ा किया, कैसे कैसे जंग लड़ी, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम बात करेंगे उनकी आर्मी के बारे में। अलाउद्दीन पहले सुल्तान थे दिल्ली के, जिनके पास ऐसी आर्मी थी जिस पे उनका अपना सीधा डायरेक्ट कंट्रोल था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी खुद जाके आर्मी को देखते थे, उन पे पर्सनल अटेंशन देते थे, उनके इक्विपमेंट्स देखते थे, उनके डिसिप्लिन देखते थे, उनकी इस्टेब्लिशमेंट देखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक तरीका निकाला था कि ब्रांडेड हॉर्स, ब्रांडेड घोड़े जो है उनकी फ़ौज को मिलनी चाहिए। एक स्टैम्प होता था जो वो ब्रांडेड घोड़े पे लगा देते थे, उसकी स्किन पे लगाते थे, और वो स्किन पे एक ऐसा निशान बन जाता था स्टैम्प के रूप में कि कोई भी फौजी या कोई भी आर्मी वाला उस घोड़े को चुरा नहीं सकता था, या आर्मी के बगैर भी कोई इसको चुरा नहीं सकता था। ऐसा निशान वो सिर्फ राजा के पास होता था और वो खुद जाके उसको लगाते थे। वो सोल्जर्स की जो सैलरीज थी उस पर काफ़ी फोकस रखते थे, क्योंकि उनका मानना था जितनी ज़्यादा सैलरी होगी सोल्जर्स की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ज़्यादा जोश आएगा और वो उस जोश से लड़ पाएगा। तो इस वजह से वो जो खुद अटेंशन देते थे आर्मी को, उस वजह से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी अपनी मेंटेन करके रखी। तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले थे जिन्होंने खुद जाके अपनी आर्मी को मेंटेन किया। ये तो आ गया उनकी आर्मी के बारे में। अब आइए चलते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। अलाउद्दीन खिलजी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी? अगर हम उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादातर मुस्लिम प्रैक्टिसेस ही फॉलो करते थे। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो ये चाहते हैं कि लोगों की भलाई हो। जितने भी लिकर्स हैं, शराब वगैरह, सोशल गैदरिंग, उन सब को उन्होंने बंद करवाया और उन्होंने अपने गुप्तचरों के द्वारा ये देखने की कोशिश की कौन कौन उनके एम्पायर के ख़िलाफ़ है, और जो जो उनके एम्पायर के ख़िलाफ़ थे उन सभी को उन्होंने मरवाया। और सुल्तान ने एक एग्ज़ाम्पल सेट की कि कैसे ड्रिंक छोड़ना है, शराब छोड़ना है, और ये एग्ज़ाम्पल जो थी उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू सेटअप की। अब उनका नेक्स्ट जो पड़ाव था, नेक्स्ट जो स्टेप था, वो ये था कि नोबल्स को अपने कंट्रोल में करना, जो वो रिवोल्ट करते थे उसको अपने कंट्रोल में करना। उन्होंने सबसे पहले उलेमास और जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उनके प्रॉपर्टी को कैप्चर किया। फिर उन्होंने अपने गुप्तचरों को और मजबूत किया और उनके बीच में बिठाया, जो वो सुनते थे गुप्तचर कि अलाउद्दीन खिलजी के ख़िलाफ़ कौन कौन बातें कर रहा है, वो सीधा अलाउद्दीन खिलजी को जाके बताते थे। बीच में उन्होंने कोई मिडिल मैन नहीं रखा था कि वो जाके अलाउद्दीन को बताएगा। तीसरा, उन्होंने नोबल्स की डायरेक्ट मीटिंग्स को बंद करवा दिया था। इसलिए बंद करवाया था कि जब नोबल्स आपस में मिलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके बीच में अलाउद्दीन के ख़िलाफ़ बातें शुरू हो जाए। तो उन्होंने नोबल्स की डायरेक्ट मीटिंग्स को, आपस में एकदम डायरेक्टली नहीं मिल सकते, वो प्रोहिबिट करवाया था।
यहाँ तक कि नोबल्स की सोशल गैदरिंग्स, जो उनके मंत्री थे और जो नोबल क्लास के लोग थे, उनकी आपस की सोशल गैदरिंग भी उन्होंने प्रोहिबिट करवा दी। यहाँ तक कि उनकी फैमिलीज़ के बीच में शादी ब्याह भी बंद करवा दिया। नफरत इस तरीके से दिखाई कि जो हिंदू के बाद अलाउद्दीन ने हिंदूज के साथ काफ़ी नफरत दिखाई। घोड़ों पर राइड कर सकते थे, घोड़ा गाड़ी कर सकते थे, ना ही वो अच्छे कपड़े पहन सकते थे, ना ही वो हथियार उठा सकते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने हिंदूज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी और इस वजह से हिंदूज़ के मन में उनके लिए एक नफ़रत पैदा हुई, क्योंकि अलाउद्दीन का जो तरीका था हिंदू के लिए वो काफ़ी नफ़रत भरा था। उनका रूल काफ़ी इफ़ेक्ट्स देखने को मिला। उनके रूल्स में नोबल्स जो थे वो खुश नहीं थे, हिंदूज़ जो थे वो खुश नहीं थे, यहाँ तक कि अब उनके रूल में बिजनेसमैन भी खुश नहीं थे। सिर्फ फ़ौजी लोग खुश रहते थे उनके रूल में, बाकी कोई खुश नहीं था। क्योंकि अलाउद्दीन ने एक रूल निकाला था जिसमें अगर बिज़नेस में कोई भी ज़रा भी घाटा होता है तो जितने का घाटा होगा उतने का मांस उसके शरीर में से निकाल के रखा जाएगा। ये पनिशमेंट थी जो अलाउद्दीन ने बिजनेसमैन लोगों के लिए रखी थी। अब घाटा होने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन अलाउद्दीन ने ऐसा स्ट्रिक्ट रूल उनके लिए रखा था। तो इस वजह से एक इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा था अलाउद्दीन के ख़िलाफ़ कि मन ही मन जो गुस्सा था वो शुरू हो चुका था। इसके बाद अलाउद्दीन जो थे वो लिटरेचर और आर्ट्स में बड़ा ही शौक़ रखते थे। जो फेमस पर्शियन पोएट थे अमीर खुसरो, उससे वो काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने काफ़ी खूबसूरत मस्जिद भी बनाए और महल भी बनवाए। इसके बाद आते हैं कि उनके टाइम में इकॉनमी कैसी थी। अलाउद्दीन का बस एक ही एम था कि अपने आर्मी को एकदम इनोवेटिव तरीके से चेंज करना। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम रेवेन्यू सिस्टम और जो प्राइस मैकेनिज़्म है उसको चेंज करें ताकि जो इकॉनमी है वो बूस्ट होके ऊपर आए। तो उन्होंने सबसे पहले रेवेन्यू और टैक्सेशन में बदलाव लाया। वो पहले सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जिनकी ये इच्छा थी कि वो पीजेंट्स के साथ, किसानों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रखे। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दोबारा से शेप दिया और ऑफिसेस क्रिएट किए। यहाँ तक कि उन्होंने आमिर पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया जो क्या करेगा, जो किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। इसके बाद उन्होंने हिंदू की जो पोजीशंस थी जैसे खोत और मुकद्दम्स, जो कि लैंड रेवेन्यू कनेक्ट करते थे पीजेंट से स्टेट के बिहाफ में, और फिर उसके बाद वो बेनिफिट्स ला के स्टेट को देते थे। तो अलाउद्दीन ने उसको भी इंट्रोड्यूस किया। अलाउद्दीन ने पीजेंट्स के लिए सेम रेट रखे और ये नहीं किया कि किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम, सबके लिए बराबर से रेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। अलाउद्दीन खिलजी ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने जो लैंड्स थे और जो नोबल्स थे उनको ये कहा कि उन ज़मीनों पर टैक्स लगाया जाए। 50% जितना भी प्रोड्यूस होगा उसका 50% स्टेट को जाएगा। उन्होंने नोबल्स को ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि आप रेवेन्यू जो कलेक्ट करते हो वो इस तरीके से करना है कि जितना भी प्रोड्यूस होगा ज़मीन में से उसका 50% जो है वो स्टेट को जाएगा। एक इस्लामिक लैंड टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसको खरज कहते हैं, जिसमें जो नॉर्दर्न पार्ट था इंडिया का उसमें 50% प्रोड्यूस स्टेट को जाता था। तो ये रेवेन्यू सिस्टम उनका था कि कैसे रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था, कितना परसेंटेज जो है स्टेट को जाता था, पीजेंट्स को कितना देना होता था। अलाउद्दीन ने हिंदूज़ के लिए काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई। उन्होंने हिंदूज़ को गोल्ड, सिल्वर ये सब पहनने से मना कर दिया, ये सब रखने से मना कर दिया, क्योंकि ये सब कॉज होते थे जिससे पैसा आता था और आर्मी तैयार होती थी और एक किसी भी एम्पायर के ख़िलाफ़ विद्रोह होता था। तो अलाउद्दीन ने जब इतिहास देखा तो उसने हिंदूज़ को जो उससे नफ़रत करते थे उनको ये सब चीज़ें रखने से मना कर दिया जो उनका सोर्स बने और वो अपने पैसों का इस्तेमाल फ़ौज और आर्म्स में करें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की अपने रेबिलियंस को भी, विद्रोहियों को भी। इसके बाद मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में और मार्केट के प्राइसेस के कंट्रोल में कैसे उन्होंने बदलाव लाया ये मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ज़्यादा दाम है, एक तो अलाउद्दीन खिलजी ने
ऊपर से ही दाम सारे फिक्स करवाए थे। अगर उन फिक्स दामों में कोई मार्केट में दुकानदार सामान नहीं बेचता था तो उतने का मांस उसके शरीर में से निकाल दिया जाता था। इस पनिशमेंट से हर कोई डरता था, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी कंट्रोल करके रखा। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी खुद जाते थे दुकानों में, अपना वेश बदल के जाते थे, अपना रूप बदल के जाते थे, दुकानों में जाते थे और वहाँ पे जाके सरप्राइज इंस्पेक्शन भी करते थे। कहीं अगर उनको खबर आ गई कि यहाँ से घोटाला हो रहा है तो वहाँ पे वो जाके खुद इंस्पेक्शन करते थे और देखते थे कि क्या जो फिक्स्ड रेट है उसमें बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है। तो ये मैंने आपको बताया खिलजी डायनेस्टी का सारा स्ट्रक्चर कि कैसे खिलजी डायनेस्टी काम किया। 2 ही रूलर थे इसमें इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट रूलर था, वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने अपने डायनेस्टी को मजबूत किया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे बने रहने के लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।